अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फात शहबाज खान। गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती का मामला, फैसल वाडा का इसहाक डार से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। शहर इक़्तिदार में हुकूमत की तब्दीली से मुतल्लिक क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं। एक्सपोर्टर्स ना रियल स्टेट मालिकान गुज़श्ता माली साल में सबसे ज़्यादा 633 अरब रुपए टैक्स तनख्वाहदार तबके ने दिया। FBI ने मजमूई तौर पर 13,010 अरब रुपए टैक्स जमा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई शहीद और अहले खाना के जज्बे खाकी अवामी दीदार के लिए रख दिए गए। इमाम ख़ुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में लोगों की जोक दर जोक आमद, रिक्कत अमेज़ मनाजिर, अजीम रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया गया। आयतुल्ला खामनाई का नमाज जनाजा इतवार को सुबह तेहरान में अदा किया जाएगा। करोड़ों अफराद की शिरकत मतवक्के। ताज़ियत के लिए आने वाले अफराद की रहाइश के लिए हज़ारों स्कूल के दरवाजे खोल दिए गए। ईरानी मीडिया और ईरान को साबिक रहबर आला की तदफीन के लिए हफ्ते की मोहलत दी, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। सदर ट्रंप। फ्रांस की जानिब से आबना हुर्मस में माइन हंटर्स तैनात। आबना हुर्मस बैरूनी ताकतों के फौजी मुजाहरे का मैदान नहीं। ईरान। वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़श्ता कुछ अरसे से हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही हैं। कभी काबीना में रद्दोबदल की खबरें आना शुरू हो जाती हैं और कभी ये सुनने में आता है कि करप्शन के स्कैंडल्स आने वाले हैं। और इन तमाम चहमगोइयाँ, सरगोशियों और ख़बरों के बीच गुज़श्ता रोज़ दबंग सेनेटर फैसल वाडा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इसहाक डार पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चला रहे हैं। उनके मुबैना करीबी रिश्तेदार गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना ज़्यादती, तशद्दुद और भत्ताखोरी के इल्ज़ाम के सामने आए हैं, जिसके बाद मुतल्लिका गैर मुल्की सफारत खाने की मुदाखलत पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। फैसल वाडा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जमहूरियत के नाम पर एलीट क्लास ने मुल्क पर कब्जा किया है। कुछ जमहूरी जनाजे कई सालों से मुल्क को लूट रहे हैं और अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। अफसोस की बात है कि इन जमहूरी जनाजों की औलाद के हाथों में पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले हैं। फैसल वाडा के इस मुतालबे पर हुकूमत ने क्या जवाब दिया, हम आगे आपको सुनाते हैं, लेकिन इससे पहले इस केस के बारे में कुछ बता दें जिसका जिक्र मौजूद सेनेटर अपनी ट्वीट में कर रहे हैं। लाहौर में चंद रोज़ कबल सैर और सरमायाकारी के बहाने 2 गैर मुल्की खवातीन को बुलाया जाता है, जिसके बाद उन्हें मुबैना तौर पर अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और तावान लिया जाता है। मामला पुलिस तक पहुंच जाता है, जिसमें पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके अदालत से उनका जिस्मानी रिमांड लेती है। पुलिस राय के मुताबिक मुतासरा खवातीन और मरकजी मुल्ज़िम क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के हवाले से राबते में थे और मुल्ज़िमान ने मुबैना तौर पर खवातीन को मुनाफे का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया। इस हवाले से मुतासरा एक खातून का मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया एक बयान मंजर आम पर आता है, जिसके मुताबिक इसकी रजा डार से क्रिप्टो करेंसी इवेंट पर सिंगापुर में मुलाकात हुई थी और वो खुद को पाकिस्तान की अहम शख्सियत का बेटा जाहिर करता है और इसके व्हाट्सएप पर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ तस्वीर लगी हुई थी। मुतासरा खातून ने अपने बयान में मजीद कहा है कि इसे और इसके साथ लड़की को बांध कर रखा गया, इसके साथ मुतअद्दिद बार ज़्यादती की गई और धमकियां भी दी गईं। हुकूमत की आला शख्सियत के ख़ानदान से जुड़े इस केस के बारे में जब वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि इस केस में इसहाक डार का कोई लेना देना नहीं। आप मुझे बताएं कि इस बुनियाद के ऊपर किसी भी फर्द को, वो इसहाक डार साहब हो या कोई हो या इवन वाडा साहब ही हो, तो किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है कि उसके रिश्तेदार ने या उसके किसी जो है वो मिलने वाले ने जो है वो कोई जुर्म किया है। वो भाई जुर्म जिसने किया है, अगर वो खुदा ना खास्ता पकड़ा ना जाता, अरेस्ट ना होता, उसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज ना होता, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर डार साहब का उसमें कोई अमल दखल ना होता तो फिर भी उनके ऊपर एक हर्फ जो है वो नहीं आना चाहिए या नहीं आ सकता। लेकिन वो जैसे ही वो कंप्लेंट जो है वो उन ख़वातीन की पहुंची है, उसी वक्त मुकदमा दर्ज हुआ है, उसी वक्त गिरफ्तारी हुई है, उसी वक्त मेडिकल हुआ है, अदालत में पेश किया गया है, दफ़ा 164 का बयान हुआ है। तो ठीक है, अगर उन्होंने ये जुर्म किया है, अब खुदा बेहतर जानता है उनका क्या मौक़िफ़ होगा, उनका भी कोई मौक़िफ़ होगा, वो ठीक है, अदालत देखेगी, अदालत उसमें जो है वो इंसाफ करेगी। इसहाक डार साहब का इससे क्या लेना देना। जहां तक हुकूमत और काबीना की तब्दीली की बात है तो राना सनाउल्लाह ने इस सिलसिले में फैसल वाडा को ज़ुमानी अंदाज में इनकलाबी लीडर करार दिया था और कहा था कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी।
वजारतों में तब्दीली हुकूमत की तब्दीली नहीं होती। फैसल वाडा साहब आपके इल्म में है कि बड़े इनकलाबी लीडर हैं और उनसे कोई बाइद नहीं है कि वो जो है वो अपने इनकलाब को जो है वो लेके आ जाएं, उसको शुरू कर दें। तो वो फिर इनकलाब लाने के लिए इस किस्म के नारे और इस किस्म की बात जो है वो तो फिर की जाती है, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर ही इनकलाब आएगा। वो तो उनकी इनकलाबी जदोजहद है, वो काफ़ी अरसा से जो है वो जारी है। अगर कोई काबीना में तब्दीली आती है या प्राइम मिनिस्टर किसी की कारकर्दगी से खुश नहीं है और उसको वो चेंज करते हैं, तो वो हुकूमत की तब्दीली तो नहीं कहलाएगी। वफाकी कमीना से मुतालिक कुछ मुद्दत से ये बातें हो रही हैं कि मोहसिन नकवी को वज़ीर ख़ारजा और इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना का कलमदान सौंपा जाएगा, जबकि लाहौर के वाक़े ने सूरत हाल को मज़ीद नाजुक बना दिया है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में वफाकी कबीना में कुछ भी हो सकता है। जबकि बाज़ ज़राए का दावा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात को हुकूमत के लिए ख़तरा करार दे रहे हैं, वो खा NFC अवार्ड्स हों, 18वीं तरमीम के मामला हों या आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो और महाजरीन की 12 नशिस्तों का मामला हो। जबकि गुज़श्ता कुछ दिनों से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर कहा था कि वज़ीर आज़म के बाज़ ऐसे वज़ीर हैं जो इनकी मदद करने की बजाय मुश्किलात पैदा कर देते हैं। हुकूमत वक्त से और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब के चंद ऐसे वज़ीर हैं, चंद ऐसे वज़ीर हैं और शायद उनका सियासत कुछ ऐसा है, इनका मकसद मुझे समझ से बाहर है, मगर ये हमेशा वज़ीर आज़म की काम में मदद करने के बजाय मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं। क्या शहर इक़्तिदार के सियासी उफ़क़ पर घनघोर घटाएं छा रही हैं और इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में तब्दीली की हवा चलने के कुछ आसार हैं, या सब तरफ अमन ही अमन है? इस बारे में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, उन पर भी बात करते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी हैं जी एजाज़ सैयद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब वक्त देने के लिए। शाह साहब, फैसल वाडा साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो उन्होंने कल जो स्टेटमेंट दिया लास्ट उनका जो आया कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ऊपर से माशाल्लाह वज़ीर ख़ारजा भी हैं और पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह वो चला रहे हैं। उनके मुबैना करीबी रिश्तेदार गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना ज़्यादती करते हैं, तशद्दुद करते हैं, भत्ताखोरी के इल्ज़ाम सामने आते हैं। ये पूरा उनका स्टेटमेंट। फिर जो इम्पोर्टेंट उसमें सर उन्होंने नुक्ता उठाया, वो कहते हैं कि जमहूरियत के नाम पर एलीट क्लास ने मुल्क पर कब्ज़ा किया हुआ है, कुछ जमहूरी जनाजे कई सालों से मुल्क लूट रहे हैं और अब अफसोस से इज्जतें भी लूट रहे हैं। एक तो ये, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने बेसिकली उसका जो रिबटल दिया या उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया या वजाहत दी, उन्होंने कहा कि लाहौर में जो गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना अगवा और जिनसी केस का ज़्यादती का मामला है, इसहाक डार साहब का उनसे क्या ताल्लुक़ हो सकता है इस मामले से? उनका कहना था कि मेरा ख्याल है कि इसहाक डार को इस मामले में बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए और जो आदमी इनसे इस मामले पर बात करेगा इससे ज़्यादा अहमक कोई नहीं होगा कि किसी रिश्तेदार की बुनियाद पर इसहाक डार हो या कोई भी हो उन पर इल्ज़ाम लगाया जाए, बल्कि जुर्म जिसने किया है अगर वो खुदा ना खास्ता पकड़ा ना जाता तो इसको फिर मूलदे इल्ज़ाम ठहराया जाना चाहिए था। फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि उनको बचाने की कोशिशें वगैरह हो रही हैं। अब मेरा सर सवाल आपसे ये है कि नुसरत जावेद साहब का भी 2 दिन पहले का ट्वीट है, फिर आपके कुछ स्टेटमेंट्स थे जिसमें आपने काबीना में रद्दोबदल की बातें की थी, सोहेल वड़ाई साहब रिकॉर्ड पे आ गए कि कुछ खिचड़ियाँ पक रही हैं, बड़े हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं, कुछ तब्दीलियाँ होंगी, कुछ बहुत कुछ होगा वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है? आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके इंडिकेटर्स मजीद क्या बता सकते हैं शाह साहब? फाद, बहुत बहुत शुक्रिया फाद। बात यह है कि कैबिनेट के अंदर रीशफल का काफ़ी सारा इम्कान है और उसमें जो एक अहम रीशफल जिसके ऊपर बाज़ लोगों की ख्वाहिश है कि वो हो, वो चाहते हैं कि जो इसहाक डार हैं वो चले जाएं वजारत ख़जाना में और मोहसिन नकवी साहब आ जाएं एज ए फॉरेन मिनिस्टर। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है। अभी फाइनल ज़ाहिर है होगा तो हम देख लेंगे, ना हुआ तो तभी पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह की बातें यहाँ पर इस्लामाबाद में हो रही हैं और इस सारे बैकड्रॉप में ये वाकया एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ और इस अफसोसनाक वाकये का अगर जायजा लिया जाए क्लोजली तो इसमें इसहाक डार उस वक्त इन्वॉल्व होते कि अगर इसहाक डार जाते और जाके अपने इस करीबी अजीज के साथ खड़े हो जाते, उसे बचाने की कोशिश करते। अभी तक कोई ऐसी एविडेंस तो नहीं आई
लेकिन ये चीज़ हमारे नॉलेज में है, जो मेरे और आपके नॉलेज में है, कि पंजाब की जो हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत के की जो पुलिस है, उसने इस नौजवान को गिरफ्तार किया। ये जो सारा मामला है, इसमें हमें अभी तक तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली कि इसहाक डार जाके कह रहे हों कि मेरे इस अजीज को बचा लिया जाए, या मरियम नवाज ने पुलिस को रोक दिया हो। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी तक तो जो चीजें कानून के मुताबिक चल रही हैं, और अगर किसी ने कानून को वायलेट किया या करने की कोशिश की तो वो एविडेंस बाहर आते हुए देर नहीं लगेगी। अब इस एक मामले को जवाज बनाकर इसहाक डार को तनकीद का निशाना बनाना मेरा नहीं ख्याल कि ये दुरुस्त बात है। वो नौजवान कसूरवार है या नहीं है, ज़ाहिर तो लग रहा है कि वो कसूरवार है। वो इस वक्त पुलिस के पास है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रिमांड हो रहा है, और इस सारे माहौल में जब किसी भी फैमिली का जरा फहद, ये एक ह्यूमन लेवल पे आप सोचिए कि आपकी एक अहम तरीन पोजीशन हो और आपकी फैमिली का कोई बच्चा, वो कोई कानून तोड़ चुका है, वो गिरफ्तार हो गया, तो आप एक परेशानी में होते हैं, पूरा खानदान परेशानी में होता है, और यकीनी तौर पे जो इसहाक डार हैं वो और उनकी फैमिली यकीनी तौर पे परेशान होगी, और जाहिर है वो ख्वातीन भी परेशानी का शिकार हुई हैं, और उनकी फैमिली भी हुई है जो उनके साथ वाकयात रूनुमा हुए हैं। लेकिन क्या इसमें इसहाक डार मुलव्वस है? कोई एविडेंस नहीं है। तो मामला कहीं और से चल रहा था, उसे किसी और तरीके से घसीट कर लाने की कोशिश मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। जो फैसल वाडा है, आपको पता है, फैसल वाडा किसी जमात को रिप्रेजेंट नहीं करते। डार साहब को जो लोग चाहते हैं कि हट जाएं, तो ये मौका मिला है, और वाडा साहब ने ये बातें की। अच्छा, दूसरा ये जो तब्दीली की डिस्कशंस शुरू हो गई और उस पे वो तवील होती जा रही हैं, उसमें तवालत भी आती जा रही है, और सीनियर जर्नलिस्टों के ख्यालात हैं कि कोई ऐसा दौर आने वाला है जिसमें स्कैंडल्स की बारिश होना शुरू हो जाएगी। आपको याद होगा, आपका एक फ़ीचर बड़ा पॉपुलर हुआ था जिसमें आपने नवाज शरीफ साहब की मुल्क में आमद और उसके बाद अडयाला जाने की पूरी एक रूदात बयान की थी। फिर वो आए भी, लेकिन उस तरह खिताब ना कर सके, बहुत सारे उनके रास्ते में रुकावटें थी, फिर उन्हें हेलीकॉप्टर के ज़रिए अडयाला लेकर जाया गया। अभी क्या सूरत हाल है? बुनियादी तौर पर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ है, या ये फ़कत गवर्नमेंट को उसके कट टू साइज़ रखने के लिए, उस पर प्रेशर बरकरार रखने के लिए इस तरह की चैम गोइयों का सीज़न शुरू हो गया है? देखिए, पॉलिटिक्स में जो पीस टाइम होता है ना, उसमें भी वॉर गेम्स तैयार की जा रही होती हैं। तो वॉर गेम्स हो रही हैं, है ये पीस टाइम, लेकिन ये पीस बिफोर वॉर वाला टाइम है, कि आप वॉर टाइम की जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, वॉर गेम्स कर रहे हैं, आप पॉसिबिलिटीज का जायजा ले रहे हैं, नए इत्तेहाद बनने हैं, क्योंकि देखिए अगले जो 2 साल हैं वो बड़े अहम हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि अगला साल बड़ा अहम है, तो तब भी गलत नहीं होगा। तो वो जो तैयारी है, अगली जो आईनी तरमीम है, और आईनी तरमीम के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल है, उसके ऊपर तैयारियां हो रही हैं। और जाहिर है, जब ये इस तरह की तैयारियां की जा रही होती हैं, सारा लाजमी नहीं है सब कुछ वैसा ही हो जैसा कोई सोचता है, लेकिन तैयारी तो की जाती है, या ये सबको पता है। और मेरे ख्याल में इस हवाले से जो जमीन के ऊपर निशान है, ग्राउंड के ऊपर जो जिसे कहते हैं ना कि आसार हैं, वो मौजूद है। आल्दो कि अभी रूनुमा कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूर से आता हुआ जो तूफान है वो नजर आ जाता है। तो इस सारी पिक्चर में जो भी ब्रॉडर पिक्चर बन रही है, उसमें अब इमरान खान साहब का कोई तज़किरा नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। इसके मानी फिर सियासी तौर पर क्या लिए जाएं, या वो इस पिक्चर में किसी जगह कोई रेलिवेंट हो जाएंगे, या फिर तहरीक इंसाफ का कोई उठाया हुआ ऐसा स्टेप जो उन्हें रेलिवेंट कर देगा, या आप समझते हैं कि नहीं, अभी शायद कोई एहतसाब का मामला शुरू हो जाए? कई दफ़ा आखिरी 2 साल जो होते हैं वो कंक्लूड करते हैं और तरह से कंक्लूड करते हैं, जिस तरह लास्ट भी नवाज शरीफ साहब का जो स्पेल था, उसके आखिरी टन्योर, आखिरी दिन, फिर शहबाज शरीफ साहब के इक़्तिदार का बतौर सीएम, वो कुछ अच्छा नहीं था, शायद बड़ा नाखुशगवार था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इस वक्त जो मंजरनामा हमें नजर आ रहा है, उसमें इमरान खान तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान को आप माइनस कर सकें। उनकी कहीं ना कहीं मौजूदगी रहेगी,
और सवाल ये पैदा होता है कि वो फैसला क्या लेते हैं। आईनी तरमीम एक बड़ा फैसला होगा कि आईनी तरमीम में वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, या इस बात पे राजी होते हैं कि उनके अलावा उनकी पार्टी के अंदर से ही कोई ऐसा शख्स आ जाए कि जिसको दोनों तरफ जिसे कबूल करें। आप देखिए कि अलीमा खानम जो हैं उनकी मुलाकात जो हुई मोहसिन नकवी से और बाकी जो लोगों से, ये ऐसे मुलाकातें नहीं हो रही। आप गौर कर रहे हैं कि अभी पीटीआई उस शदमद से वो हालात पैदा नहीं कर रही जो आज से 6 माह पहले करते थे या 3 माह पहले करते थे। तो कुछ मेरे ख्याल में जो पसे पर्दा जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं वो पब्लिक के सामने लाई नहीं जा रही, क्योंकि अभी बताना मकसूद नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि ये वॉर गेम्स हो रही हैं, और ये वॉर गेम्स हो रही हैं अगले जो सियासी मंजरनामे के लिए। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब जी, तहकीकाती सहाफ़ी और मारूफ जर्नलिस्ट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वफाकी हुकूमत के टैक्स और रेवेन्यू से मुतल्लिक इदारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 30 जून 2026 को ख़त्म होने वाले गुज़श्ता माली साल में 13,010 अरब रुपए इकट्ठे किए, जिसमें सबसे ज़ायद टैक्स तनख्वाहदार तबके ने अदा किया जो 633 अरब रुपए बनता है, और इसकी वजह से सैलरी क्लास का टैक्स बराह रास्त उनकी आमदन से कटकर कौमी खजाने में जमा करवाया जाता है। माली साल 2025 में सैलरी क्लास की जानिब से 585 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। FBR के दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में रियल स्टेट सेक्टर ने 191 अरब रुपए और एक्सपोर्टर्स यानी बरामद कुनंदगान ने सिर्फ 174 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जबकि माली साल 2024-25 में बरामद कुनंदगान ने 176 अरब रुपए टैक्स दिया था। इसके अलावा गुज़श्ता माली साल में रिटेलर्स ने विद होल्डिंग टैक्स की मद में 70 अरब रुपए जमा करवाए। अगर ज़री शोबे की बात करें, जहां से टैक्स इकट्ठा करना सूबों का काम है, तो गुज़श्ता माली साल में यहाँ से भी जो फिगर सामने आई वो हैरान कुन है। और IMF प्रोग्राम के तहत मुतारिफ करवाए गए वसी कानून साजी के बावजूद सूबाई हुकूमतों ने बामुश्किल 5.62 अरब रुपए जमा किए। ये रकम टैक्स दहिंदगान की जानिब से ज़री आमदनी में ऐलान करदा 306 अरब रुपए का 2% से भी कम है। और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए वफाकी हुकूमत ने 2026 और 27 के बजट में टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए रखा। तो क्या जारी माली साल में भी तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में सरे फहरिस्त होगा और मईशत के दूसरे शोबों में कुछ बेहतरी की सूरत पैदा होगी और वो भी ज़्यादा टैक्स अदा करेंगे, या मामला कुछ और है? और इसके अलावा हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 1 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर कमी की, जिसे अवाम के लिए ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत $72.12 से कम होकर $68.78 पर आ गई है, और अमेरिका ईरान जंग से पहले वाली सतह पर है। लेकिन अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस तरह रिलीफ नहीं दिया गया जिस तरह हुकूमत ने इसकी कीमतें यकदम बढ़ाई थी। इसके साथ साथ हुकूमत के हाथ में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की सूरत में एक ऐसी सोने की चिड़िया आ गई है जिसके ज़रिए हुकूमत अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल पर लेवी 6 रुपये 22 पैसे बढ़ा दी गई। महंगाई की सालाना शरह जो है 13.52% पर पहुंच गई है। उधर एक खबर के मुताबिक माहाना बुनियाद पर गुज़श्ता महीने पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में 22.63% कमी रिकॉर्ड की गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि माली साल 2025-26 के 11 माह में करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है और ज़र मुबादला के ज़खायर $5.5 अरब से बढ़कर $18.4 अरब हो गए हैं, जबकि $5 अरब के वाजिबात कम किए गए हैं। 4 साल में बैरूनी कर्ज वही है जहां पहले था, यानी 2022 के बाद मुल्क के कर्जों में कोई इजाफा नहीं हुआ। इसी हवाले से मुजम्मिल असलम साहब जी हमारे साथ हैं, वज़ीर ख़जाना KP हैं, इकॉनमी के माहिर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुजम्मिल भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये पेट्रोल की कीमत में कमी तो की, और जो कमी जब होती है तो उस वक़्त 68.78 पैसे पे वो डॉलर्स पे बल्कि वो ट्रेड हो रहा है 4 जुलाई का जो रेट है। तो दूसरा लेवी जो है वो 6 रुपये बढ़ा दी जाती है। तो ये इसको ज़रा आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि इसकी वजह आप क्या देखते हैं, और $68.78 पे अगर फ़ी बैरल चला गया तो वो क्यों नहीं लोगों तक क्यों नहीं वो पहुंच पा रहा? जो ही वो फ्लक्चुएट होता था, महंगा होता था, तो उसका रिलीफ तो लोगों तक फौरी पहुंच जाता था।
बहुत शुक्रिया फहद भाई। सबसे पहले देखें, आपने खुद दो चीजों की तरफ निशानदेही की है। एक आपने की है लेवी और दूसरी की है 68.74 डॉलर फी बैरल। अच्छा, मैं दूसरी 68.74 फी बैरल पे बाद में आता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा कि कंफ्यूज है, ये बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो चुकी हुई है। और ये सिलसिला शुरू हुआ है फरवरी 28 से। और तकरीबन जो पहले फरवरी 28 से पहले 15 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान होता था, अब तकरीबन हर हफ्ते होता है। जब से ईरान जंग शुरू हुई थी, तकरीबन हर इन्होंने हफ्ते जो है कभी लेवी को ऊपर किया है, कभी नीचे किया है। अब वो जो है, ये नुकसान देखें किसका है। नुकसान सबसे पहले तो हुकूमत का अपना खुद है, क्योंकि लोगों का हुकूमत के ऊपर से एतबार उठ गया है कि ये इनका पता ही नहीं है कि इन्होंने टैक्स लेना कितना है। अब जो भी आपने टैक्स लेना है, आप एक दफा तय कर दें, फिर उसके बाद जो है मार्केट खुद हिसाब लगा देती है कि अगले हफ्ते कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी। क्योंकि आलमी मार्केट, जैसे आपने बात की, 68.74 डॉलर पे चल रही है। तो आलमी मार्केट और इंटरनेट का जमाना है, सबको ये पता होता है कि पीछे रेट बढ़ा है, कम हुआ है, ये फॉर्मूला इस हिसाब से निकलेगा, तो वो अपने हिसाब से अपनी पोजीशन ले सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरे मुल्क में 35,000 पेट्रोल कितने हैं। अब 35,000 पेट्रोल पंप के जो मालिकान है, वो पूरे हफ्ते उनके दिमाग में एक फिल्म चलती होगी कि याल्ला, मैं पेट्रोल बढ़ रहा है तो ज्यादा कर रख लेता हूँ अपनी टंकी में, अगर घट रहा है तो फिर कम से कम रखूं। अब उसके लिए उसको हिसाब लगाने के, जैसे आपने देखा 68 डॉलर है, वो हिसाब लगा सकता है कि आलमी मार्केट में बढ़ा है तो चलो मैं पेट्रोल थोड़ा सा ज्यादा रख लेता हूँ। लेकिन उसको डंडी पड़ जाती है जब हुकूमत एकदम जो है कभी लेवी बढ़ा देती है, कभी घटा देती है। उसके लिए भी कारोबार करना मुश्किल, अवाम के लिए भी मुश्किल, जो पेट्रोलियम कंपनी है उनके लिए भी मुश्किल। इसी वजह से पाकिस्तान के माहौल से अब तकरीबन कोई भी आलमी कंपनी नहीं है। शेल निकल गई, अब वो कहते हैं अरामको आ गई है। वो आजकल उन पे जो है FIA चली हुई है। ये जो वो आपने देखा होगा कि वो जो पेट्रोल की कीमत पे जो गबन हुआ है, जो स्टॉक पे, वो तो कोई जो बड़ी कंपनियां थी, शेवरॉन, वो चली गई। टोटल जो है उसको भी अटक ने ले लिया शायद। कोई मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सूरत में काम नहीं कर रही। उसकी वजह ये जो इनकंसिस्टेंसी है, और ये इनकंसिस्टेंसी को बेहतर करना पड़ेगा। अब आ जाता हूँ दूसरे सवाल पर। जी। देखिए, पेट्रोल की कीमत जो है ना, मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ, गंदम की तरह होता है। मतलब जैसे गंदम को आप खरीदते हैं, गंदम से आपने आटा भी निकालते हैं, सूजी भी निकालते हैं, मैदा भी निकालते हैं, और वो भूसा भी निकलता है उसमें से। ठीक। अब उस गंदम से जो है हर चीज का रेट तय होता है। आटा अगर मुल्क में शॉर्ट है तो थोड़ा रेट बढ़ जाएगा, सूजी वगैरह। इसी तरीके से जो आप अभी को रेट कोट कर रहे हैं, 68.74 डॉलर फी बैरल, ये क्रूड है, यानी कि जी। खाम तेल। इसको हमेशा कहते हैं क्रूड ऑयल, खाम तेल। ये खाम तेल, जैसे मैंने गंदम बोला, उस तरीके से ये होता है। इससे फिर क्या निकलता है, मट्टी का तेल निकलता है, इससे पेट्रोल, जितनी चीजें, जेट फ्यूल निकलता है, ये तमाम चीजें निकलती हैं। अब हुकूमतें, सॉरी, कंपनियां क्या करती हैं, बाज चीजों की कीमत जो है उसका मुनाफा ज्यादा रख देती है, क्योंकि अगर उसकी सप्लाई कम है। और बाज चीजों का जो है वो नुकसान में बेच रही होती हैं इसी क्रूड के अंदर। जैसे फर्नेस ऑयल, जो काला ऑयल, जिससे आपने देखा होगा बिजली घर चलते हैं, बिजली बनती है, वो कभी कभार नुकसान में बेच रहे होते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं होती, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, माहौलियात के, तो उसको कोई खरीदता नहीं है। उसमें कंपनियां नुकसान कर रही होती हैं, डीजल में, पेट्रोल में फायदा कर रही होती है। तो आम जबान में उसको कहते हैं रिफाइनरी मार्जिन। वो जो रिफाइनरी मार्जिन होते हैं, वो अगर ज्यादा होते हैं तो आलमी मार्केट में खाम की तेल कम भी हो तो उसकी पेट्रोल की या डीजल की कीमत ऊपर होती है। उस रिफाइनरी मार्जिन की बेसिस पे पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन किया जाता है। अब वो एक अलग अनसर्टेनिटी आजकल हुई हुई है। कभी ईरान में इधर मिसाइल चल जाता है, कभी वो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है, अप है। तो ये मैं इसलिए कहता हूं कि ये हुकूमत का काम नहीं है। ये मैं अपनी हुकूमत में भी कहता था, आखिरी दिनों में ये बात तकरीबन खान साहब ने कहा था, ये बात ठीक कर रहा है। अब हम पेट्रोल की कीमतें बांधने के धंधे से निकलें। जैसे पूरे पाकिस्तान में लाखों चीजें मार्केट ही तय करती है ना। चाहे हम प्याज देते हैं, चाहे टमाटर लेते हैं, चाहे हम कोई जो है अच्छा, चीज ये देते हैं, ठीक है, मार्केट मैं उसका रेट आपका तय पॉइंट जो करती है है। वो आ भी गया। दूसरा, इस पॉइंट से जुड़ी हुई एक बात है, फिर उसको कैसे ठीक किया जाए,
वो फिर आप रोड मैप बता दीजिए। वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पेट्रोल को और इस दौर में इसकी कीमतों को अगर आप बांध के रखेंगे। आप ये देखिए कि गुज़श्ता माली साल यानी 25 और 26 में जो तनख्वाहदार तबका है उसने 633 अरब रुपए अदा किए हैं टैक्स की मद में, और एक्सपोर्टर्स ने दिया है जो है 174 अरब। तनख्वाहदार का 633 अरब है और एक्सपोर्टर्स का 174 अरब है, और रियल स्टेट तबके का 191 अरब है, और रिटेलर्स के विद होल्डिंग टैक्स की मद में जो है वो 70 अरब रुपए हैं। और आप ये देखिए कि फिर आइंदा माली साल 26-27 के लिए 435 अरब रुपए का रियल स्टेट से तनख्वाहदार तबके से 748 अरब रुपए जमा करने का तखमीना लगाया गया है। तो पिस सिर्फ वो रहा है जिसका तनख्वाहदार तबका है, बाकी जो इन्होंने नेट बढ़ाना था या उसकी सारी रिफॉर्म्स करनी थी उसमें बहुत सारे लेकूनाज हैं। तो पेट्रोल वाली मद को अगर ये बांधेंगे नहीं तो ये जो डेफिसिट है ये फिर कैसे पूरे होंगे? देखें फहद भाई, इसमें भी दो चीजें हैं। अब हुकूमत जो इस साल 15,000 अरब रुपए जो FBR का टारगेट है 15,260 अरब का, उसमें लगभग 7.5 से 8,000 अरब इनकम टैक्स का है। ठीक। अब उस 7.5 से 8,000 इनकम टैक्स का जो टारगेट है उसमें जैसे आपने बताया 650 से 700 अरब रुपए तनख्वाहदार, और हो सकता है अगले साल वो 800 अरब तक फिगर चले जाए जी। जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम है टैक्स की शरह। तनख्वाहदार को कोई प्रॉब्लम नहीं है टैक्स देने में, वो ईमानदारी से, उस बेचारे को तो ईमानदारी भी नहीं टेस्ट होती, उसकी तनख्वाह से पहले उसको टैक्स काट के दिया जाता है, उस पर तो इतना भी भरोसा नहीं किया जाता। बाकी पूरे पाकिस्तान में हर आदमी जो है अपनी मर्जी से टैक्स दिल चाहे जमा कराए, तनख्वाहदार को तो ये भी जो है ना उन्होंने फैसिलिटी नहीं दी हुई, सहूलत नहीं दी हुई। ठीक है, उस गरीब के साथ तो इतना जुल्म किया हुआ है। ठीक है। लेकिन एक बात है कि हमें साथ साथ ये कहना चाहिए कि तनख्वाहदार जब ये जितने भी वो हैं, इदारे नहीं यानी सेक्टर्स हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट्स है, रिटेल है, होलसेल है, ये ही उन लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कारोबार और तनख्वाहदार जुड़ा हुआ है। जितना कारोबार अच्छा होगा उतनी तनख्वाहें अच्छी होंगी और मुलाजमत मिलेगी। लेकिन जो मेरा डिस्प्यूट है वो ये आप वाला डिस्प्यूट है कि तनख्वाहदारों की शरह जो है टैक्स की, उसको अगर 100 रुपए मिलते हैं और उसमें आप 35 रुपए काट के उसको 65 रुपए हाथ में देते हैं, ये ज्यादती है। क्योंकि दूसरे कारोबारी जो होता है अगर वो 100 कमाता है, पहले उसे कहते हैं आप अपने सारे खर्चे निकाल दें, इसमें अपने बिजली के बिल निकाल दें, गैस के निकाल दें, और जो बचा उस पर टैक्स दे दें। तो हम तनख्वाहदार जो है, तनख्वाहदार को भी सहूलत दें, पहले वो अपनी बिजली के बिल के माइनस करें, फिर अपने पेट्रोल माइनस करें, अब जो उसका जो नेट बचा उस पर लगा लें। आप जो मुश्किल काम है, तो इसलिए इसका तरीका यही है कि आप ये तो नहीं कर सकते लेकिन उसकी शरह को कम कर दें। अगर 100, 150, 200 अरब रुपए का रिलीफ दे देंगे तो बहुत बड़ा रिलीफ आ जाएगा। लेकिन वो हमारे मुल्क के लोग इस तरह सोचते नहीं है। और यकीन जाने कि अगर पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम ठीक हो जाए ना, एक टैक्स, एक पुलिस, एक जुडिशरी, ये 3 चीज़ें ठीक कर दें, पाकिस्तान जो है ना, भारत, बांग्लादेश, ये सबको कहाँ से कहाँ छोड़ के चले जाए। तो ये 3 चीज़ों को ठीक कर दें आप इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया जी। मुज़म्मिल असलम साहब, वज़ीर ख़ज़ाना KP, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तेहरान में इमाम ख़मैनी ग्रैंड मुसल्ला के दरवाज़ा पर सुप्रीम लीडर अली खामनाई शहीद के जस्द खाकी के दीदार के लिए आज सुबह 6 बजे आवाम के लिए उसे खोल दिया गया, जिसके बाद लोग शहीद रहनुमा को अलविदा कहने के लिए जोक दर जोक आ रहे हैं। जबकि 5 जुलाई को रात 8 बजे कम्प्लेक्स के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अल जज़ीरा के मुताबिक अपने अजीम रहनुमा को खराजे अकीदत पेश करने के लिए आने वाले ईरानी इंतकाम और अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने सड़क झंडे भी उठा रखे हैं जो इंतकाम की अलामत समझा जाता है। अली खामनाई की नमाज जनाजा कल इतवार को सुबह 6 बजे तेहरान में अदा की जाएगी, और अरब दुनिया में इससे पहले जमाल अब्दुल नासिर, इमाम ख़मीनी, शाह फैसल और यासर अरफात के जनाजों में अवाम का समंदर उमड़ आया था, और अली खामनाई की नमाज जनाजा में भी करोड़ों लोग और अफराद शिरकत करने की इत्तलात हैं। नमाज जनाजा के बाद इनके जज्द खाकी की ताज़ीती जुलूस की सूरत में कुम, नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा, जिसके बाद 9 जुलाई को इसे मशहद लाया जाएगा, जहाँ अली खामनाई की तदफीन इमाम रज़ा के मज़ार के अहाता में की जाएगी। शहीद रहनुमा के अलविदाई तकरीबात का आगाज़ गुज़श्ता रोज़ हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, चीन, रूस, कतर, तुर्की, अफ़गानिस्तान, इराक़ और बांग्लादेश समेत कई ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। पाकिस्तान से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस तकरीब में शिरकत की थी, और इसके अलावा
यूसुफ रजा गिलानी, सरदार अयाज सादिक, इसाक डार, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, फैसल करीम कुंडी और कादिर पटेल भी पाकिस्तानी वफ्द में शामिल थे। पाकिस्तानी वफ्द ने शहीद रहनुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद अली खामनाई की दानिशमंदाना क़यादत और ख़ित्ते के लिए खिदमात पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि पाकिस्तान गम की इस घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। तकरीब में शिरकत के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की रवाना हो गए, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की और ईरान के लिए अली खामनाई की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। अरब मीडिया के मुताबिक खलीजी ताउन कौंसिल के मेंबर ममालिक सऊदी अरब, बहरीन, कतर ने कशीदगी के बावजूद अपने वफूद तेहरान भेजे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के ईरान में तैनात सफ़ीरों और नुमाया शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की और चीन की जानिब से भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के नायब चेयरमैन की क़यादत में वफ्द ने अलविदाई तकरीब में शिरकत की, जबकि भारत ने दुख की इस घड़ी में भी दोगली पॉलिसी अपनाई रखी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तेहरान जाने की बजाय वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर को तेहरान भेज दिया, जिस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में मोदी की अदम शमूलियत इसराइल और बीजेपी के गठजोड़ का सबूत है। उधर सदर ट्रंप, जो अमेरिका का 250वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, उनका कहना था कि अली खामनाई की आखिरी रसूमात के लिए उन्होंने ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दी है क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। इसके अलावा सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने जल्द वाशिंगटन में मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया है और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का कहना है कि इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग के बाद हालात बदल चुके हैं और अब अमेरिका को तजारत के हवाले से मौजूदा हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा। आबने हुर्मस की बात करें तो फ्रांस ने आबने हुर्मस में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए माइंस हंटर्स तैनात कर दिए हैं। एक्स पर जारी बयान में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि फ्रांस के माइन हंटर्स शराकतदारों के साथ मिलकर आबने हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली और जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं, जबकि बारूदी सुरंगों से निपटने के लिए फ्रांसीसी असासे और इनका हिफाजती दस्ता इलाके में तैनात रहेगा और किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। ईरान ने गुज़श्ता महीने ही फ्रांसीसी सदर के इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें उन्होंने आबने हुर्मस में बारूदी सुरंगों की सफाई का मंसूबा पेश किया, जबकि ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़म गरीबाबादी का कहना है कि आबने हुर्मस की सलामती साहिली रियासतों की जिम्मेदारी है। बहरान पैदा करने वाले अपनी मुहिम जोई के नताइज के जिम्मेदार होंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए एजाज़ चौधरी साहब जी साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, बैन अवी अमूर के माहिर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सर, एक तो खामनाई साहब की शहादत, उसके बाद जो जनाजा है उसे लेकर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कि ईरान इससे क्या दिखाना चाहता है। BBC ने भी एक मजमून इसी उन्वान से लिखा। दूसरा, वहाँ जो AFP है उसके कॉरस्पॉन्डेंट जो हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ जो लोग भी इकट्ठ जिनका भी हो रहा है उन्होंने सुर्ख झंडे उठा रखे हैं और इंतकाम के वो नारे भी लगा रहे हैं। फिर इसी दौरान मेनवाइल जो है वो सदर ट्रंप का बयान आता है कि हम अच्छे लोग हैं, हम आपको मोहलत दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली आप इन सारे मामलात को तो देख ही रहे हैं, इसकी जब इंटरनेशनल प्रोजेक्शन होगी और लोगों की स्ट्रेंथ इकट्ठी होगी और बहुत एक बड़ा तादाद होगा उसका, जिसमें बैनुल अक़वामी दुनिया के भी बड़े बड़े लोग होंगे, पाकिस्तान से बहुत बड़े पैमाने पर वफ्द जो है मौजूद है, आप फिर किस तरह देखते हैं इन सारे मामलात को? जी फहद साहब, शहादत का जो जज्बा है वो बहरहाल ईरानी माशरे में काफ़ी उसकी वैल्यू है, काफ़ी कदर कीमत है। और इसलिए ये आयतुल्लाह साहब जब शहीद हुए हैं तो उसके बाद उनका दर्जा एक रहबर के अलावा एक शहीद का भी आ गया है, तो बहुत बड़ा दर्जा उनको अब मिल गया है, जिसकी वजह से ईरान की कौम को मुत्तहिद किया जा रहा है इसको इस्तेमाल करके। यानी ईरान की क़यादत इस वक्त कोशिश कर रही है कि पूरी कौम जो है वो रहबर की शहादत के नाम पर इकट्ठे हो जाए और कोई अगर दुश्मन कहीं है कोई तो उसको भी ये पैगाम चला जाए कि सारी कौम इकट्ठी है। आपको याद होगा जब ये जंग शुरू हुई थी तो उससे पहले यही कोशिश की जा रही थी कि ईरान का मुआशरा बड़ा तकसीम शुदा है, वहाँ पे देखें हंगामे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, और जैसे ही इसराइल और अमेरिका जंग शुरू करेंगे फ़ौरन ही
वो लोग उठ खड़े होंगे और ये जो उनका मौजूदा निज़ाम है वो गिर जाएगा। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कुछ इसराइल के लिए जासूसी करते थे, जिसकी वजह से आपने देखा कि बहुत सारे ईरान के अस्करी क़यादत, बहुत सारी उनकी सिविलियन क़यादत जो है वो उसका शिकार हुई। उनकी ईरान के अंदर जो उनके निशाने थे इसराइल के, तो वो मेरे ख्याल में ऐसे मौक़ों पर पूरी कौम का जब इत्तेहाद सामने आता है तो ना जासूसों की जगह रहती है, ना डिट्रैक्टर्स की जगह रहती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये काफ़ी भारी पैगाम जो हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल को और किसी हद तक अमेरिका को भी, कि देखें हम सारे जो हैं मिलकर आपकी अगर कोई जाहिरियत होती है तो उसका मुकाबला करेंगे। जी, आप बेसिकली ये फरमा रहे हैं कि अमेरिका का और इसराइल का ये बहुत बड़ा ब्लंडर था और इसने जो है ईरान की सिविलाइजेशन को भी, वहाँ के लोगों को भी, और अगर कोई डिफरेंसेस भी थे वहाँ तो उन सबको मजबूत करके और इकट्ठ कर दिया बेसिकली इन सारे मामलात ने। और अब वो शहादत वाले दिन से लेकर आज के वक्त तक, और जब ये तदफीन का अमल आएगा और वहाँ करोड़ों का मजमा जो है उसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और वो तासुर जो इंटरनेशनल दुनिया में फिर प्रिवेल करेगा वो बड़ा यूनिक और डिफरेंट होगा। जैसे वहाँ का एकेडेमिया जो है, ख़ास तौर पर अमेरिका का अगर कोट करें तो रॉबर्ट पापे आप देख लें, इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत बड़ा वहाँ का नाम, और ख़ास तौर पे वो वहाँ की जो एयरफोर्स है दहाइयों से उन्हें बॉम्बिंग स्ट्रेटजी पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान चौथी सुपर पावर बन चुका है, और उन्होंने पूरा वो एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया, उसको फिर अल जज़ीरा ने उसे नशर किया स्टीव के साथ लास्ट संडे। तो उन्होंने बताया कि अब तो चौथी सुपर पावर ईरान है। फिर उन्होंने उसे साबित किया कि वो किस तरह अपनी ये बात को कर रहे हैं। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये ब्लंडर्स के बाद अब जंगों में तो हार जीत को पैमाना इस तरह नहीं होता, लेकिन अगर ईरान की हद तक ये सोचा जाए तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उनके पास शहादतों की सूरत में, बेसिकली आप ये कह रहे हैं। जी, अब तो आपको पता है कि बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि ये जो जंग थी ये अमेरिका के मफाद में नहीं थी, और इस जंग ने ईरान को बल्कि मजबूत और तवानातर कर दिया है और इसराइल को कमज़ोर कर दिया है। इसमें तो कोई अब दो राय नहीं रहेगी। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब 250वीं अमेरिका की का जश्न मना रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने ईरान की पहली सफ़ जो है क़यादत की वो ख़त्म कर दी, दूसरी सफ़ ख़त्म कर दी और तीसरी का आधा हिस्सा ख़त्म कर दिया। तो देखने की बात यह है कि अगर वो इतना यानी कमज़ोर हैं तो फिर ये कैसे ये इतने सारे लोग जो जमा हो रहे हैं और उस क़यादत के ऊपर अपना यानी उसको एक किस्म की तायीद कर रहे हैं उसकी, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि ईरान कोई अब उस तरह कमज़ोर हुआ है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं, और जिस तरह बहुत सारे मुहक्किक हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ लिखा है कि भाई चौथी सुपर पावर। मैं नहीं समझता चौथी सुपर पावर है, ये मेरा ख्याल है बहुत ही एग्जरेशन है। ईरान के अंदर अभी भी बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, उनकी इक़्तिसाद जो है वो बुरी तरह शिकार है इस सारी पाबंदियों का, इक़्तिसादी पाबंदियों का। अभी वहाँ पे उनको बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ईरान बहरहाल एक कुव्वत है, इस खित्ते की एक कुव्वत है, उसको मानना पड़ेगा। और इस जंग के नतीजे में अब खलीजी रियासतें भी मान गई हैं कि वाकई हमें अब इसराइल या अमेरिका पे इन्हिसार करने की बजाय हमें ईरान के साथ मामला तय करने पड़ेंगे। तो ईरान यकीनन एक बड़ी ताकत बन के उभरेगा इस खित्ते में। और आपने उनके बयानात देखे हैं, उनके काज़िम मगरिब वादी के जो उनके नायब वज़ीर ख़ारजा हैं कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर क्या बयान दे रहे हैं। अभी आपके चैनल पे उसके नीचे टिकर भी चल रहे हैं उनके, और वो कह रहे हैं कि भाई ये सारे जो लिटोरल स्टेट्स हैं, साहिली इलाके हैं, ये जितने हैं यही इसकी ज़मानत देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि ना अमेरिका ना इसराइल कोई और नहीं देगा, बल्कि हम आपस में मिलकर करेंगे। मैं समझता हूँ ये एक लिहाज से खुश आइंद बात है कि ईरान और खलीजी रियासतों में अगर कोई मामला तय कर जाएं, और ईरान को जाना भी उस तरफ ही चाहिए, क्योंकि खाली एक हेजमॉन बनना, एक इलाके की डोमिनेंट पावर बनना, एक ग्लोबल सुपर पावर या रीजनल सुपर पावर बनना, ये मुनासिब नहीं होगा, उनके लिए ठीक भी नहीं होगा। सबको मिलजुल कर रहने में ही बरकत पड़ेगी। तो इस वजह से ईरान यकीनन मजबूत तर होगा, लेकिन दुआ करनी चाहिए कि वो उस तरफ ना जाए एक सुपर पावर या एक रीजनल पावर के तौर पर अपने आप को ज़्यादा असर्ट करे। जी, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। वो जो उनका बयानिया है उसके बेसिकली 4-5 कंपोनेंट हैं। एक सबसे बड़ा कंपोनेंट तो ये है कि वो उनका वहाँ मानना है, जितने भी राइटर्स हैं ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि
जो इसराइल की वॉर स्ट्रेटजी है वो रेगन ने 1982 में जो है उसे हिट किया था पहली दफ़ा, और एक बैरूत में बच्चा जो है उसके दोनों पैर जब चले गए, दोनों टांगे वो खो बैठा, तो उस सूरत में रेगन ने जो है उस वक़्त मैखन साहब जो थे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनको कॉल करके शटअप कॉल दी थी। और वो कहते हैं कि अब ट्रंप जो हैं वो 4 हफ्तों से मुसलसल इन्हें कह रहे हैं कि आपकी वॉर स्ट्रेटजी जो है वो तो हमारी मरहून मिन्नत है, और मुसलसल ये चीज़ें चल रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं कि जो इसराइल के पास बम है वो तो वो चला नहीं सकता, उसकी हिफाजत करना पड़ती है। इनके पास जो आबना हुर्मुज़ का बम था वो तो इन्होंने 100 दिन में 100 दफ़ा चलाया है, और वो छोटा मोटा नहीं था बम, बल्कि वो 35% पूरी एनर्जी उसमें वो जो बाबुल मंदब भी शामिल करते हैं, और 25% इनका भी शामिल करके तो टोटल 35 नंबर बनता है तकरीबन, या 30+। वो कहते हैं कि वो रोज़ उन्होंने चलाया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो तीसरा वो कहते थे कि इसराइल का जो ग्रेटर प्लान था वो ज़मीं बोस हो गया। साथ उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका जो है वो अपना F-35 दे देता है रीजन के अंदर तुर्की को, वो भी ज़मीं बोस हो जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा कारियो में क्या हो रहा है, तो उस कारियो वाला डिक्लेरेशन जो आया मिस्र के अंदर वो बड़ा यूनिक था। और फिर रोबियो जब जाते हैं, और रोबियो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ 3 बरादर ममालिक जो हैं वो उनके साथ ही नहीं देते, वज़राए खारजा उनके जाते ही नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो सारा था। आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज़। नहीं, मैं सारे नुकात से इत्तेफाक करता हूँ सर। क्योंकि इसमें तो कोई अब शक नहीं रह गया कि ईरान इस जंग से तवाना होकर निकला है और इसराइल कमज़ोर होकर निकला है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इसराइल और अमेरिका में एक दरार पड़ी है। पहले भी बातें हुई हैं, आपने सदर रिगन का जिक्र किया, मैं उससे पहले ले जाऊँ, सदर निक्सन ने भी ये बात की थी। तो ये लेकिन पहली दफ़ा इस सतह पे अमेरिका में बात हो रही है इसराइल के हवाले से कि ये कैसा मुल्क है जो हमें एक गैर ज़रूरी जंग में घसीटता है, हमारे लिए मसाइल खड़े करता है, जो जेनोसाइड करता है, बच्चों को मारता है। तो ये ऐसे अलकाबात से इसराइल को इस वक्त नवाजा जा रहा है अमेरिका में, जो पहले हमने कभी नहीं देखा था। इसीलिए मेरे जैसे लोग जो हैं वो ये मशवरा देते हैं ईरान को कि जब इतनी बड़ी वहाँ दरार पड़ रही है, आप उसको मजबूत कीजिए, आप उस तरफ तवज्जो ज़्यादा दीजिए। आप खलीजी रियासतों के साथ जो आपका एक नया बंधन बनने जा रहा है, एक नया रिश्ता बनने जा रहा है, उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। हर आते जाते जहाज के ऊपर बनाई हुर्मुज़ में अटैक मत कीजिए, इससे फिर सारी दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब जी, साबिक सेक्रेटरी खारजा, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।